नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स ऑन ऑफ भारत के साथ आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में बहुत सारी खबरों के बारे में बात करेंगे। बड़ी बड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। हम बात करेंगे पंजाब में जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके बारे में। अपने ही मंत्री के ऊपर गाज गिरा दी है। उसके साथ कश्मीर में पुलिस मेडल पर शेख अब्दुल्ला की फोटो को हटाकर जिस तरीके से अब उसको हटा दिया गया है, उस पर राजनीति बदस्तूर जारी है। गुपकार गैंग की जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसते हुए शिकंजे की भी बात होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री के बेटे की करतूत आपको दिखाएंगे जो शर्मसार करने वाली है। पर सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद की। जो पूरा केस अयोध्या में, जो पूरा केस वाराणसी में कोर्ट के अंदर है और सुनवाई उस पर चल रही है। कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है, लेकिन आज क्या कुछ हुआ वाराणसी के कोर्ट में, उसमें आदेश जो दिया गया, कहीं ना कहीं आज दोनों तरफ बड़े दिनों बाद मुस्लिम पक्ष भी और हिंदू पक्ष भी इस पर खुशी जाहिर करता नजर आया। तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी कोर्ट परिसर में हर हर महादेव का घोष। ये ऐलान था कि हिंदू पक्ष कोर्ट के रुख से गदगद है, मानो फैसला उनके हक में हुआ। करीब 2:21 पर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दलील सुननी शुरू की। कोर्ट के बैठते ही मुस्लिम पक्ष ने जिरह शुरू किया और दलील रखी। ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। वजू खाने को सील करने का आदेश बदलना चाहिए। 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी केस चल ही नहीं सकता और पहले 7/11 यानी याचिका की मेंटेबिलिटी पर सुनवाई हुई, जिसके तुरंत बाद जिला जज के सामने हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी। हिंदू पक्ष ने कहा ज्ञानवापी में वजू खाने के नीचे शिवलिंग ही मिला है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट और वीडियो फुटेज की मांग की। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का, केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए है। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। करीब आधे घंटे तक चली कार्रवाई के बाद वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस मामले पर 26 मई को कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि 7/11 को पहले सुना जाएगा। इसके साथ ही जिला कोर्ट ने 7 दिन के भीतर सेशन कोर्ट के फैसले पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने को भी कहा। आज सुनवाई हुआ है और न्यायाधीश सर ने बोला है कि 26 से लगातार सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो हम लोग को ये उम्मीद बन गया है कि जल्दी जल्दी सुनवाई होगी तो जल्दी हम लोग को न्याय भी मिलेगा। आने की उम्मीद हम लोग के पक्ष में आएगा। अच्छा, सर्वे को लेकर भी ये कहा गया? हाँ, सर्वे को लेकर आज आदेश हुआ है, जारी हुआ है। अब देखिए कितने दिन में हम लोग को मिल वीडियोग्राफी, फोटो और जो कमीशन का रिपोर्ट आया हम लोग को मिल। यानी कोर्ट सबसे पहले 7/11 पर सुनवाई करेगा। अब सवाल उठता है कि 7/11 है क्या? 7/11 का मतलब जब कोई केस फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि केस मेंटेनेबल नहीं है और इसे चलना ही नहीं चाहिए और इसे डिसमिस हो जाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अर्जी देता है। यानी मुस्लिम पक्ष की दलील ये है कि केस चल ही नहीं सकता। इसके पीछे आधार 1991 वर्षिप एक्ट है, जिसमें आजादी के बाद से ऐतिहासिक धरोहरों के स्टेटस को बनाए रखने का कानून है। चूंकि मान ली सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड करेगा। हाँ, तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा मामला। जी। उसके साथ ही 1 सप्ताह का समय माननीय न्यायालय ने दिया है कि सभी पक्ष अपनी आपत्ति जो कमीशन रिपोर्ट आई है उस पे अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। वो आपत्ति आने के बाद उस पे भी सुनवाई होगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए कितने दिन का वक्त दिया है? 1 सप्ताह का समय दिया है कि आप आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। वहीं हिंदू पक्ष की दलील थी कि जिला जज सर्वे के दौरान इकट्ठे किए गए साक्ष्यों को पहले कोर्ट में देख ले, फिर तय करे कि आगे किस तरह सुनवाई करनी है। हालांकि कोर्ट ने अब मन बना लिया है कि सुनवाई पहले 7 रूल 11 पर हुई होगी। आशुतोष सिंह और अमित कुमार के साथ हिमांशु दीक्षित, वाराणसी, टाइम्स नाउ नवभारत।
यानी ज्ञानव्यापी मामले में अब कोर्ट अगली सुनवाई 26 मई को करेगा और कोर्ट मेंटेनेबिलिटी यानी कि 7/11 पर सुनवाई करेगा। अब ये होता क्या है, अब इसमें ये समझिए कि जिस तरीके से बार बार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसके दायरे में कोर्ट को इस तरह की किसी भी तरह की जो पूरी ये सुनवाई थी, इसके जो कोर्ट में केस की चल रही है, जिरा चल रही हैं, एप्लीकेशंस लगाई जा रही हैं, पूजा की बात हो रही है, उसको सुनना ही नहीं चाहिए। हिंदू पक्ष कहता है कि ये 1991 के वर्शिप एक्ट के अंदर आता नहीं है। तो जब कोर्ट अब 26 तारीख को 7/11 पर सुनवाई शुरू करेगा तो कोर्ट को यह तय करना है कि क्या यह मामला सुनने लायक है और क्या इसमें किसी भी तरीके से वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन जो दलील दी जा रही है वो हो रहा है। अगर कोर्ट कहता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि 1900 एक्ट के जो वर्शिप एक्ट है इस पर लागू होता है, तो सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदू पक्ष को उच्च अदालतों में जाके इसमें पिटीशन करनी पड़ेगी। और अगर कोर्ट कहता है कि नहीं ये सुनने लायक है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके कहा था कि यहां पर पूजा के स्थल को बदलने की नहीं, वो क्या स्थल है इसकी जांच की बात हो रही है, तो फिर ये केस आगे बढ़ेगा और जो हिंदू पक्ष की पिटीशन है उस पर सुनवाई आगे की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वहां पर एक फैसले से जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। पुलिस सेवा मेडल से पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की तस्वीर को हटा दिया गया है। अब इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत जो है उसमें जो कश्मीर की पार्टीज हैं यानी कि पीडीपी, एनसी, वो सारी एक के बाद एक इसकी खिलाफत कर रही हैं। क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में देखिए। देखो कौन आया, भारत का शेर आया। कश्मीर को 370 की बेड़ियों से आजाद कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जापान में स्वागत हुआ तो कुछ इस अंदाज में हुआ। तख्तियों पर तरह तरह के नारे लिखे। एक तख्ती पर लिखा था जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। यानी नए कश्मीर का नायक कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक देश, एक झंडा और एक संविधान का सपना मोदी ने पूरा कर दिखाया। लेकिन ये तो शुरुआत भर थी। कश्मीर में अब सिर्फ तिरंगा के साथ साथ एक ही निशान भी दिखेगा, वो निशान है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अब कश्मीर पुलिस के वीरों के सीने पर भारत का शानदार राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ चमकने वाला है, वो प्रतीक जो किस्मत वालों को नसीब होता है। अब तक वीरता और सेवा के लिए दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस पदक पर शेख अब्दुल्ला के चित्र लगे रहते थे, लेकिन अब यह गुजरे जमाने की बात होगी। अब यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ होगा। जहाँ एक और सरकार के पुलिस पदक को लेकर फैसले पे सियासत गरमा गई है, वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ने इस निर्णय को सही बताया। उनके मुताबिक जमहूरियत में एक सिपाही किसी शख्स या किसी सियासी जमात के लीडर के लिए नहीं, बल्कि देश की आन बान शान तिरंगे और नेशनल एम्बलम के लिए हमेशा अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार रहता है। उनके मुताबिक ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से संबोधित किया जाता है और उनके नाम और चित्र के साथ पदक सालों से दिया जाता रहा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे पलट दिया, आदेश दिया है। शेरे कश्मीर पुलिस पदक का नाम अब जम्मू कश्मीर पुलिस पदक होगा। साथ ही शेरे कश्मीर मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस कर दिया गया है। इसके साथ ही पदक में अब शेख अब्दुल्ला की तस्वीर भी नहीं रहेगी। ये उपाधि शेख अब्दुल्ला के नाम से दी जाने वाली सबसे लोकप्रिय उपाधि थी। पूरे कश्मीर में शेरे कश्मीर के नाम पर कई अस्पताल, स्टेडियम, सड़कें भी हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले को कश्मीर की पार्टियां खुद पर बड़ा हमला समझेंगी। कि हाल ही में किस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी अलगाववाद के, कभी आतंकवादियों के समर्थन में उतर आती है, तो आज ये सही निर्णय है कि भारत के जो वीर सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, उनको जब मेडल दिया जाए तो इसमें कोई विरोधाभास ना हो और उन्हें ऐसे नेशनल चिन्ह के साथ सम्मानित किया जाए जो उसी अखंडता और एकता की सोच को दर्शाता है। पर दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल है
जो केवल और केवल परिवार हित को राष्ट्र हित के ऊपर रखते हैं। शेख साहब एक बहुत ही कदावर शख्सियत है। उनके नाम का मेडल हटाइए तो उससे उनकी शख्सियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर जिन लोगों ने ऐसा काम किया उससे उनकी ज़हनियत, उनका जो जहनी तवाजुन है उस पर मुझे शक हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तस्वीर को हटाकर अब नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कश्मीर में सियासी जमातें विरोध कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जानबूझकर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उनको वो सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 25 अगस्त 2019 को श्रीनगर के सचिवालय से कश्मीर का झंडा हटा था तो ऐसे ही क्षेत्रीय दलों में हड़कंप मच गया था। लेकिन सवाल उठता है कि विरोध क्यों? पुलिस और सैन्य पदक पर देश का प्रतीक चिन्ह क्यों नहीं होगा? क्यों किसी व्यक्ति की तस्वीर वीरता की निशानी होनी चाहिए? कश्मीर में अलगाव को हवा देने वाले को अब ये समझ लेना चाहिए कि पुराने दिन लद गए। अब नया कश्मीर है जहां आतंक की कोई जगह नहीं, विकास ही एकमात्र लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर श्रीनगर से आ रही है। टारगेटेड किलिंग्स जो हैं, टारगेटेड हत्याएं जो हैं, उनका दौर जारी है। एक बार फिर से आतंकवादियों का कहर जो है वहां पर पुलिस के ऊपर पड़ा है। श्रीनगर के सोरा में आतंकवादियों ने पुलिस वाले के घर पर हमला किया। आतंकवादियों की फायरिंग में पुलिसकर्मी सैफुल्ला शहीद हो गए हैं और उनकी 7 साल की बच्ची भी घायल हो गई है, उसको भी गोली लगी है। ये पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों का ये बिल्कुल जो एक इनह्यूमन चेहरा जो है ये आपके सामने है। ना सिर्फ उन्होंने इस पुलिस वाले के ऊपर हमला किया बल्कि उसकी 7 साल की बच्ची को भी गोली मार के घायल कर दिया है। बच्ची फिलहाल अस्पताल में है। कहीं ना कहीं जब बात होती है कि आतंकवाद पे कितनी लगाम लगाई जा रही है, वहां पर सरकार की यह विफलता भी दिखाई पड़ती है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अगर अभी भी इस तरीके से वहां पर पुलिस वालों को और उनके घर वालों पे हमला कर रहा है। कुछ दिन पहले आपने कश्मीरी पंडित को हमले में इस तरीके से मार गिराया था। तो जो टारगेटेड किलिंग्स हैं वो एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है जम्मू कश्मीर में। ईशान मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईशान, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये वहां पे जो बच्ची है उसकी हालत अभी क्या है और पुलिस अभी क्या कह रही है? क्या वो समझ पाए हैं किसने हमला किया था? देखिए, फिलहाल तो बच्ची स्टेबल है, वो 7 साल की है, उनको गोली का जख्म लगा हुआ है और उनको अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए दाखिल कर दिया। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर नीचे जो है ये पिस्टल की केसिंग है। यहीं पे फायरिंग जो है हुई थी जब ये घर के बाहर आया था अपनी बच्ची के साथ इसी इलाके के आसपास में। कैमरा पर्सन शफीक से कहूँगा आपको दिखाएं कि यही वो जगह है जहाँ पर उन पर गोली मारी गई और जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया। और अभी आप देख सकते हैं कि लोग जो इलाके के हैं वो यहाँ पर बाहर आए हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पे हमला हुआ है, कुछ दूरी पर ही वो रहते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि 3 हमले जो है लगातार इसी इलाके में हुए हैं। एक चांस एनकाउंटर था जिसमें एक पुलिस का कर्मी जो है जख्मी हुआ, फिर अस्पताल में दम तोड़ बैठा, और दूसरा जो है इसी स्ट्रेच जो है सड़क का वहाँ पे हुआ और जिसमें फिर से एक और बार पुलिस वाला जो है मारा गया। आज ये तीसरी घटना है इसी इलाके में जो कि बिल्कुल कुछ ही महीनों में हुई है, जिसमें फिर एक बार पुलिस वाले को निशाना बनाया गया है। अभी जो है वो अस्पताल में दम तोड़ बैठे हैं और लगातार पुलिस जो है अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन इसके पीछे है। ईशान, लेकिन अगर इसी इलाके में लगातार इस तरह की हमले हो रहे हैं और पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अब पुलिस जिस तरीके से पूरा अपना ऑपरेशन चला रही है, सुरक्षा एजेंसीज जो हैं उनके ऊपर जरूर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, पुलिस के ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं क्योंकि लगातार जो है इस इलाके में गतिविधि हुई है। इससे पहले भी एक बार जब पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च करने की कोशिश की थी, उस समय पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग करके वहां से नाका तोड़ दिया और जब फायरिंग हुई तो उसमें एक पुलिस का कर्मी जो है वो मारा गया। लगातार 3 बार ऐसे हादसे हुए हैं इस इलाके में, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आपको मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ पर जो है पिस्टल का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। पिस्टल जो है, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि
वेपन ऑफ चॉइस बन चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चिंता बढ़ चुकी है सुरक्षा बलों में, क्योंकि पिस्टल को छुपाना, गोलीबारी करके बहुत आसान हो जाता है और जो अर्बन एरियाज होते हैं उसमें ऐसा वेपन जो है कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। आप टारगेट को हिट करते हैं, उसके बाद आप निकल जाते हैं इलाके से, और यही स्ट्रैटेजी जो है लगातार यहाँ पे श्रीनगर शहर में देखी गई है। टारगेटेड किलिंग्स जो निशानदेही करके इस तरह से हत्याएं की जा रही हैं, ये चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं, कश्मीर से आपको पंजाब ले आता हूं। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला के सितारे अचानक गर्दिश में चले गए। चंद घंटे पहले तक वो पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और अब मुख्यमंत्री ने उन्हें कैबिनेट से भी बर्खास्त कर दिया और साथ ही साथ पुलिस ने यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर मामला दर्ज कर दिया गया है। क्या पूरा मामला है? क्यों इनको कहा जा रहा है विजय सिंघला को मिस्टर 1%? डॉक्टर हैं खुद और ये उस पार्टी में थे जिस पार्टी जो कहती है हम करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वहां पर इनका पत्ता कटता नजर आ रहा है। सिर्फ 69 दिन की सरकार और भ्रष्टाचार पर ऐसा वार कि अपने ही मंत्री को करवा दिया गिरफ्तार। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पहले अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंघला को कमीशनबाजी के आरोप में कैबिनेट से हटाया, जिसके कुछ देर के बाद ही एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा का एक्शन हुआ। सिंघला गिरफ्तार हो गए। मैं इस केस ਨੂੰ बहुत गंभीरता ਨਾਲ लिया। इस केस ਦਾ सिर्फ ਮੈਨੂੰ पता है, ना तो मीडिया ਨੂੰ पता है, ना विरोधी पार्टियां ਨੂੰ पता। जे मैं चाहता तो इस केस ਨੂੰ मैं दब सकता सी, पर जे मैं इदां करदा तो अपनी ज़मीर नाल भी धोखा करदा ते लखां लोग जिन्होंने मेरे ते विश्वास किया है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म करने का एक नारा दिया था, तब विरोध में कई आवाज उठी। अब सिंघला की गिरफ्तारी के बाद फिर से मान सरकार इस बात को साबित कर रही है कि पंजाब में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे उसमें कोई मंत्री ही क्यों न शामिल हो। विजय सिंघला पर आरोप है कि सरकारी दवाइयों में कमीशन चाहते थे, कॉन्ट्रैक्टर से 1% कमीशन मांग रहे थे और कमीशन की बात पर ही उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट दे विच कपड़ेबाजियां कीतियां ते उन्होंने ये गुनाह कबूल भी किया। मैं तुहानूं सारिआं नूं दसना चाहना कि आम आदमी पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस रखूगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इतिहास दे विच भारत के 75 साल आज़ादी के होने वाले ने इतिहास दे विच दूजी बार ये काम हो रहा। एक बार 2015 दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर नूं एक ऑडियो फोन ते पैसे मंगण दे चार्ज दे हेठ बर्खास्त भी किया सी ते उहदा केस जिहड़ा CBI ने दिता सी। ये बिल्कुल सच है कि साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक मंत्री के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था और अब पंजाब में पहली बार कोई सरकार अपने ही मंत्री के खिलाफ खड़ी हो गई है, वो भी ऐसे मंत्री के खिलाफ जिनके पास बड़ा मंत्रालय था, बड़ी जिम्मेदारी थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में सिंघला को बड़ी जीत मिली थी, तब मानसा विधानसभा के लोगों ने उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला से 60,000 से ज्यादा वोट देकर जीत दिलाई थी। विजय सिंघला को पंजाब में विधानसभा चुनाव का टिकट करीब 10 साल तक पार्टी की सेवा के बाद मिली थी, फिर मंत्री का पद भी मिला, लेकिन एक आरोप ने उनके पूरे करियर को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है देखो देखो सरकार बनने के 2 महीने में इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। हालांकि विपक्ष को पंजाब में फिर से मौका मिला है तो मान सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि जब भ्रष्टाचार खत्म हो गई थी तो फिर मंत्री जी फंस कैसे गए। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। पता नहीं इस एक एक्शन से पंजाब में कितना कुछ बदल जाएगा, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक में क्या संदेश जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि सीधे सत्ता से भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली ये आवाज आने वाले दिनों में एक लकीर साबित होगी और ये लकीर सिर्फ पंजाब या दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्य में भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने भी एक बार ऐसा किया था। जिस मंत्री को, आसिम अली को उन्होंने हटाया था, बाद में सीबीआई की क्लीन चिट मिलने के बाद उनको वापस आम आदमी पार्टी में, अंग्रेजी का जो शब्द होता है रिहैबिलिटेट, यानी कि उनको वापस पार्टी में ठीक ठाक काम वाम दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक्शन देखा, लेकिन भ्रष्टाचार जो है, जो नेता और IAS ऑफिसर्स हैं, इनका जो मिली भगत का खेल होता है, वो एक के बाद एक मैं आपको बड़ी सारी कहानियां दिखाता हूं। ये जो जनता के सेवक बनने का ढोंग है, उसको तार तार करती है। झारखंड से शुरू करते हैं। खनन घोटाले में निलंबित IAS ऑफिसर पूजा सिंघल जो हैं, उन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज एक बार फिर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ईडी के निशाने पर हेमंत सोरेन के चहेते अफसर। पहले देश भर के 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। अब रांची, मुजफ्फरपुर समेत 7 जगहों पर ईडी का छापा। ईडी का शिकंजा IAS पूजा सिंघल पर कस रहा है और हड़कंप रांची के सियासी गलियारे में है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ईडी के छापे के बाद जब नोट गिनने की मशीनें लाई गईं, तो समझते देर नहीं लगी कि अंदर का माजरा क्या होगा। एक बार फिर 6 मई को सुमन कुमार के घर पकड़ी गई करोड़ों रुपए की तस्वीर ताजा हो गई। ताजा तरीन छापेमारी में झारखंड की पावरफुल IAS पूजा सिंघल के ठिकानों और रिश्तेदारों के घर खंगाले जा रही हैं। रांची में 6, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जगह छापा मारा गया। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पिता का मकान है। ईडी उनके घर को खंगाल रही है। IAS पूजा सिंघल पर झारखंड की खान सचिव रहते CM हेमंत सोरेन को लाभ पहुंचाने और खनन लीज लेने का भी आरोप है। बीजेपी निशाना साधते हुए आरोप लगाती है कि पूजा सिंघल पर सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आशीर्वाद था। जांच में अभी और खुलासे होने बाकी हैं। यानी बीजेपी इशारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा और उसका CS सुमन सिंह फिलहाल जेल में हैं। सुमन सिंह के ठिकानों से ईडी की छापेमारी के दौरान 17 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद की गई थी। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा पर पल्स हॉस्पिटल में शेल कंपनियों के पैसे लगाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को पक्का भरोसा है कि पूजा सिंघल मामले में अभी कई और राज हैं। भ्रष्टाचार के खेल में शामिल कई और चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो एक तरफ वहां पर मुख्यमंत्री जी की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, वहीं कैसे इतनी मेहनत होती है, IAS बन जाते हैं और उसके बाद कुर्सी पे बैठते ही कुछ अफसरों के सर पर ताकत कैसे बोलती है। नशा जो है वो जरा इन अधिकारी के ऊपर देख लीजिए। सत्ताधारी नेता और अधिकारी आम लोगों से ठीक से बात करें, उनकी समस्याएं सुने। ये सबसे छोटा काम होगा, सबसे कम उम्मीद यही लगाई जाती होगी, क्योंकि वो इसीलिए हैं, आम आदमियों के लिए ही वहां बैठे हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी विधायक कहीं इस बात को नहीं मानते, तो कहीं अधिकारियों को भी लगता है कि जैसे बीजेपी के विधायक कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं। ये अधिकारी कम से कम ये समझते हैं कि अगर आप DM बन गए तो आपको आज के युग में राजा की उपाधि मिल गई है या रानी की उपाधि मिल गई है। इनके केस में मामला कानपुर का है, जहां पर जनता दरबार लगी थी और इस दौरान कानपुर की DM नेहा शर्मा ने एक बुजुर्ग को बुरी तरह फटकारा। इस दौरान जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल वीडियो में एक बुजुर्ग दिख रहा है जो DM साहिबा को अपनी दिक्कत बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ कागजात दिखाने की कोशिश कर रहा है। बस इतनी सी बात थी, DM साहिबा भड़क गई। अब ये क्या बुजुर्ग आदमी उनका समय खराब करने के लिए आ गया, उनके पास बड़े बड़े काम हैं। और फिर भड़क कर उन्होंने क्या क्या कह दिया, ये जरा सुन लीजिए, शायद इनकी शिक्षा पर भी आपको थोड़ी शर्म आ जाएगी।
पा रहे, ये नहीं बोल पा रही, 24 ले आए हो, हम अपना बीपी का प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको, बीपी इतना ज्यादा गद्दारी मत दिखाओ, ठीक है? उसका बैठो वहाँ पे, तुम नहीं बोल पा रहे, ये नहीं बोल पा रही, 24 ले आए हो, हम अपना बीपी का प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको, बीपी इतना। मैडम से कोई पूछे अगर इनके पिताजी से कोई इस तरीके से बात करे इनको कैसा लगेगा? वो व्यक्ति वहां पर सिर्फ इसलिए है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके काम को, उसकी समस्या को सुलझाने की, लेकिन क्योंकि डीएम साहिबा हैं उनको लगता है कि वो नए जमाने में महारानी है शायद कानपुर की। अब देखिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि हम इस तरह के कल्चर को, इस तरह के तरीकों को बिल्कुल खत्म कर देंगे, इनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब माथे पर सत्ता का नशा सवार होता है तो बाकी किसी और नशे से ज्यादा शायद दिमाग खराब कर देता है। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं है, 15 महीने रह पाई बीच में, लेकिन एक कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगाई जरा जरूर देख लीजिए, ये बताने के लिए कि उसे ना तो कानून का कोई डर है ना पुलिस का कोई डर। कहीं शिवराज सिंह चौहान कहते रहे हम बुलडोजर चला देंगे, उसको किसी बुलडोजर से भी शायद डर नहीं लग रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, पूर्व मंत्री जी के बेटे शराब के नशे में सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हैं और कारोबारी को कार से कुचलने की कोशिश करते हैं, और जब वीडियो रिकॉर्ड होता है तो भी उनको इस बात की शर्म शायद जरा सी भी नहीं आती। देखिए। अब थाने चलेगा अपन, अब थाने चलेगा अपन, थाने रोहिताब सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे हैं, लेकिन अभी भी हनक ऐसी है कि कानून को कार के पहिए के नीचे ही समझते हैं। अब थाने चलेगा अपन, अब थाने चलेगा अपन, थाने पता नहीं ये शराब का नशा है या पिता के विधायक होने का, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि रोहिताब सिंह के लिए ना तो किसी की जान की कोई कीमत है, ना ही नियम का कोई मतलब है, और कानून को तो ऐसे समझते हैं कि एक व्यापारी को कुचलने की कोशिश तक कर। दारू का पेक रखा हुआ है। ये पूरी घटना है भोपाल इंदौर हाईवे की, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री और शाजापुर से कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे नशे में धुत होकर एक कार को पीछे से टक्कर मारते हैं। फिर गाड़ी रोककर कहासुनी होने लगी, मामला बढ़ा। इसके ठीक बाद कार चालक पूर्व मंत्री के बेटे ने कारोबारी को रौंदने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर अब पूरा वीडियो वायरल है जिसमें पूरी कारस्तानी दिख रही है। विधायक जी के बेटे नशे में बोल तक नहीं पा रहे थे। कुछ लोग गाड़ी से खींचने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और वो बार बार एक ही बात कह रहा है, थाने चलो, थाने चलो। अब थाने चलेगा अपन, अब थाने चलेगा अपन, थाने। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रोहिताश सिंह अपनी गाड़ी का गियर बदलते ही कितनी तेजी से कारोबारी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारते हुए आगे निकलता है। ये सब कुछ इतनी तेजी में हुआ कि ना तो कार के सामने खड़ा शख्स कुछ जान पाया और ना ही अपने कैमरे में वीडियो कैद करने वाला शख्स। और ये देखो, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, नंबर हटिया। अब आरोप तो यहाँ तक है कि रोहिताश ने कारोबारी को कार में बैठाकर दोबारा टक्कर मारा, फिर कुछ दूर तक घसीटते ले गया। किसी तरह कारोबारी ने जान बचाई, बात फिर पुलिस तक पहुंची। क्या हमारे पीछे चाकू लेके भाग रही है? वो घास तोड़ रही है अपनी गाड़ी का। अरे तुम पुलिस का फोन लगाओ। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ खुलकर बोल नहीं पा रही है। हालांकि जिस कार नंबर को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की गई है, वो गाड़ी पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। नशा जाता ही नहीं है सत्ता का। हरियाणा चलते हैं, जहां पर एक हरियाणवी सिंगर की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस लगी हुई है। एक गाने की शूटिंग के लिए निकली सिंगर पहले गायब हो जाती है, फिर करीब 12 दिन बाद उसकी लाश मिलती है।
इस पूरी कहानी में सिंगर के परिवार के हिस्से में सिर्फ दर्द ही दर्द आता है और पुलिस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। खड़ी चौराहे पर किसकी बाट देख मर जानी, खड़ी चौराहे पर किसकी बाट देख मर जानी, बिठा कार में ले चलूंगा बन जा मेरी रानी। हाँ लड़की हमारी है, पहचान लिया, बोर में दाब दिया बता रही है, हमने तो आज पता चला। वो हरियाणवी गीत संगीत की दुनिया में एक मुकाम चाहती थी। वो लोक गीत की दुनिया में अलग पहचान चाहती थी। थारी चोट ना मिलती बावली, चोट मिला ले मेरे तैं। वो लोकप्रिय होना चाहती थी, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती थी और ऐसी ही चाहत को पूरी करने के लिए एक शूटिंग टीम के साथ 11 मई को हरियाणा की सिंगर दिव्या इंदौरा अपने घर से भिवानी के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में ही उसका फिल्मी करियर खत्म कर दिया गया। दिव्या का कत्ल हो गया। पहले दिव्या इंदौरा के घर तक बात पहुंची कि शूटिंग के लिए तो पहुंची ही नहीं, वहां नहीं पहुंची। फिर पुलिस को बताया गया। 14 मई को अपहरण का केस दर्ज हुआ, जांच चली। इसी बीच में पुलिस को किसी ने बताया कि रोहतक के भैरव भेड़ी में एक युवती का शव जमीन में दबा हुआ है। 12 दिन बाद पड़ताल में वो लाश दिव्या इंदौरा की निकली। वो गाती थी, वो धोखे से ले गया कि मेरा 5000 में गाना कर दे। उन्हें ये बोला कि चल बयानी करवा दूंगी, उसे मार दिया। हम रोते पे सारे घूमे, लड़की को कुछ नहीं किया इनने। पुलिस वाले ने सुनाई नहीं करी, हमें धमकाते रहे हुए। हमारी लड़की ऐसी नहीं थी, ये कह रहे थे शादी कर लेगी। हमने ये भी बोला माँ हमारी लड़की शादी नहीं करेगी, हमें बोल के गई है। हमें धमकाते, हम दूर तक आगे तक पहुंच गए, इनने सुनाई नहीं करी हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। सबसे पहले आपको इसमें बताते हैं कि आज दिखाने क्या वाले हैं। काशी में जिस तरीके से औरंगजेब के विध्वंस की कहानी, ज्ञानवापी विवाद के बीच काशी विश्वनाथ और आदि विश्वेश्वर पर मुगलिया हमले की पूरी कहानी आप सुन सके हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर से पहले भी काशी के कई मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। 17वीं सदी में इस मंदिर को तोड़कर आलमगीरी मस्जिद बनाने के दावे की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा विश्वनाथ की काशी में औरंगजेब के कितने पाप। काशी में मुगल शासक औरंगजेब के कलंक कथा की फहरिस्त काफी लंबी है। इस्लाम परस्ती में अंधे हो चुके औरंगजेब ने तलवार के बल पर काशी की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, यहाँ की सभ्यता को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। औरंगजेब ने न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़ा, बल्कि उसके निशाने पर कई और भी मंदिर थे और उन्हीं मंदिरों में से एक है कृतिवासेश्वर का मंदिर। क्या मुगलों ने आदि विश्वेश्वर से पहले कृतिवासेश्वर का विध्वंस किया? कहा यह जाता है कि 1669 के आसपास जब औरंगजेब बनारस आया था तो उसने इस कृतिवासेश्वर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण कराने का फरमान जारी किया था। क्या वाराणसी की आलमगिरी मस्जिद पहले महादेव का मंदिर था? आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ कृतिवासेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक मस्जिद है और जिसे आलमगिरी मस्जिद भी कहते हैं और इसके साथ ही उसे फवारा वाली मस्जिद भी कहते हैं। काशी विश्वनाथ, बिंदु माधव और कृतिवासेश्वर वो सनातन मंदिर जो काशी में औरंगजेब की घुसपैठ के साथ ही मुगलिया विध्वंस के शिकार बने। आज 350 साल बाद भी उस बर्बर बादशाह की क्रूरता की कहानी बयां कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर यानी काशी विश्वनाथ से पहले
कृति वासेश्वर मंदिर को गिराने और उसे मस्जिद में बदलने का फरमान जारी किया था, जिस पर उनकी सेना ने फौरन अमल किया। मंदिर तोड़ा गया, वहां मस्जिद तामीर भी हुई, लेकिन वो मस्जिद हिंदू प्रतीक चिन्हों और बिना मीनार की आज भी 17वीं सदी के विध्वंस की हर कहानी बयां कर रही है। मंदिर को तोड़ दिया गया और यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई। हालांकि इस मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हिंदू देवी देवताओं के जो एक पुरातन शैली होती है उससे मिलती जुलती हुई दिख रही है। जैसा कि हमने ज्ञानवापी में भी देखा था। अगर इस मस्जिद की दीवारों पर अगर हम एक बार आपको दिखाने की कोशिश करें तो आमतौर पे जो मस्जिद होती है उससे ये काफ़ी अलग मस्जिद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमल के निशान भी हैं, इसके साथ साथ जो हाथी के निशान हैं, इसके साथ ही त्रिशूल और अन्य जो शास्त्रीय के जो निशान हैं वो इस मस्जिद में दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पे जो मस्जिद की जो कलाकृतियां हैं वो हिंदू धर्म से काफ़ी मिलती जुलती हैं और इसे लेकर ही यहाँ पर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है। बड़ी बात यह कि यहाँ एक हिस्से में खुले आसमान के नीचे शिवलिंग है तो दूसरे हिस्से में मस्जिद। इस जमीन और इमारत को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के दावे क्या हैं आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मंदिर मस्जिद विवाद की फव्वारे वाली कहानी सुनाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की तरह फव्वारे वाली मस्जिद में भी फव्वारे को लेकर जो विवाद की स्थिति बनी हुई है। कहा यह जाता है कि जिस जगह पर यह शिवलिंग स्थापित है वहां पर फव्वारा लगा था और उस फव्वारे के आसपास यहां पर लोग वजू करते थे और उसके बाद नमाज पढ़ते थे। लेकिन 2006 के बाद से मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वहां पर फव्वारे को हटाकर यहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर फव्वारा कभी लगा ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक शिवलिंग पहले से ही स्थापित था और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उसी शिवलिंग की पूजा करते थे। जहाँ इस वक्त शिवलिंग है, क्या वहाँ पहले सचमुच फव्वारा था, वजूखाना था? इसे लेकर हिंदू पक्ष का क्या कहना है, उसे सुनने से पहले मस्जिद पक्ष का दावा क्या है वो सुनिए। इसमें एक फव्वारा था, फव्वारे का मैं फोटो भी आपको दे सकता हूँ, मेरे पास है, अभी दे दूंगा। तो ये आप कौन सी लोकेशन पे कह रहे हैं फव्वारा है? अरे सुनिए तो ये जो शिवलिंग लगा हुआ है यही फव्वारा था। अच्छा। 2006 में यहाँ पर एक आम का पेड़ था, उसकी डाल गिर गई और रात में चूंकि डाल गिर गई दूसरे दिन एक मीटिंग थी। ये मीटिंग थी कि इसको कैसे क्या किया जाए, लगा दिया जाए। उस दिन शाम को बारिश होने लगी तो मैं मीटिंग में आ नहीं पाया और श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सभा थी डीएवी कॉलेज के अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया कि सवेरे जो है ठीक सुबह जबरदस्ती उधर से घुस के वहां से घुस के एक ऊपर लाके यहाँ जबरदस्ती इसको लगा दिया। 2006 के पहले ये नहीं था। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ जो शिवलिंग है उसे 2006 में जबरदस्ती रख दिया गया, जबकि हिंदू पक्ष इस दावे को सिरे से नकारता है। हिंदू पक्ष का दावा तो यहाँ तक है कि वाराणसी का ये अकेला ऐसा मंदिर है जिसे औरंगजेब के तोड़ने के बाद भी यहाँ पूजा एक दिन भी नहीं रुकी। कोई पाइप कनेक्शन भी नहीं है, न कहीं पानी की निकासी की व्यवस्था है। कहीं हो तो दिखा दो। यहाँ आज तक ये खुद भी कभी नहीं देखे फुहारा निकलते हुए। जो यहाँ के मुतवली है वो खुद भी नहीं देखे, उनसे उनके हम उम्र हम हैं, हमने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा। तो कब फुहारा चलती थी? वो तो टाइम्स नाउ नवभारत को एक फोटो दिखा रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक कि 2006 के पहले यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। कभी नहीं नमाज अदा की जाती थी। यहाँ जो फुहारा दिखा रहे हैं उसी को शिवलिंग समझ के हिंदू पूजा दर्शन करते थे। ये वाराणसी वैभव और काशी का इतिहास दोनों पुस्तक में उल्लेख है कि देश की अकेली मंदिर है जिसका पूजा दर्शन एक दिन भी रुका नहीं। इतिहास की किताबों और धर्म ग्रंथों में कृति वासेश्वर मंदिर को लेकर लिखा क्या गया है, आज आपके सामने वो पन्ने भी खोलेंगे। लेकिन इस मंदिर में हिंदुओं की कितनी आस्था है, पहले उसका किस्सा सुनिए। हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसमें सबसे जो बड़ी तादाद है वो दक्षिण भारतीय लोगों की होती है, क्योंकि ये जो शिवलिंग है वो लिंगायत समुदाय से जुड़ा कहा जाता है और यहाँ पर जो दक्षिण समाज के लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। इसके साथ ही जब अगर दूसरी तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर आप दूसरे साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर
मस्जिद है और इस मस्जिद में जुम्मे के दिन लगभग 500 से 1000 की जो संख्या होती है उसमें मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे जो विवाद की स्थिति है न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद में है बल्कि धरौरा मस्जिद के साथ ही कीर्तिवासेश्वर मंदिर जो है वहाँ पर भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस मंदिर परिसर का भी सर्वे किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ज्ञानवापी विवाद में सर्वे के बाद ऐसी ही मांग अब कीर्तिवासेश्वर और आलमगिरी मस्जिद में भी की जा रही है। मंदिर पक्ष के मुताबिक यहाँ पूजा कभी बंद नहीं हुई। ऐसे में यह मंदिर 1991 के वर्शिप एक्ट के दायरे में भी नहीं आता है। औरंगजेब ने तलवार चलाई शिवलिंग पर तो खून का फुहारा निकला, इसीलिए फुहारा फुहारा चिल्ला, इसीलिए फुहारा वाली मस्जिद भी कहा जाता है क्या? हाँ, जब खून का फुहारा निकला शिवलिंग से तो उसको सब फुहारा फुहारा चिल्लाते हैं। लेकिन यहाँ पूजा पाठ कभी बंद नहीं हुई, निरंतर होता रहा है, कभी नहीं। बल्कि एक शिवरात्रि के दिन इसी घर के बगल में एक महिला रहती है, पूजा करने आई थी और उसके कपड़ा में आग लग गया था, इसी जगह जल करके गई और कविचूरा हॉस्पिटल में मरी। यह बात कम से कम 40-45 साल पहले की है। और दूसरी बात, यहाँ धर्मस्थल विधेयक भी लागू नहीं होता है 1991। जहाँ पूजा अर्चन हो रहा है वहाँ लागू नहीं होता। मंदिर खुले आसमान के नीचे है लेकिन महादेव की पूजा के सामान यहाँ एक कमरे में बंद है जिसकी पहरेदारी 24 घंटे पुलिस वाले करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पुलिस के जवान हैं वो हमेशा यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं, वो ड्यूटी देते रहते हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। इसके साथ ही हम वो इस स्टोर रूम की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्टोर रूम में मंदिर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो क्या क्या रखी। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषनाग की एक स्टैचू है और इसके साथ ही एक धारा पथ है। कहा यह जाता है कि ये जब 16वीं सदी के आसपास की ये जो साजो सामान है, पूजन सामग्री है, जब बाद में इसे हमले में तोड़ दिया गया था इस मंदिर को और यहाँ पर मस्जिद स्थापित कर दी गई थी, तो फिर बाद में इस सामग्री को यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया था। कीर्तिवासेश्वर में आस्था रखने वाले पक्ष का दावा है कि ये इमारत किसी एंगल से मस्जिद नहीं है, ये मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद की शक्ल दे दी गई, जिसके सबूत आज भी मंदिर के पक्ष में है। 3 सेट देख रहे हैं, ये अभी नहीं था। ये पंखा लगा है, ये सब भी नहीं था। ये वजू करने का जगह भी नहीं था। देख रहे ऊपर कहीं मीनार है, कहीं देख लीजिए, कहीं मीनार हो तो बताइए। ये ताखा उखा बाद में सब डेंटिंग पेंटिंग किए हैं, बाद में ऐसा कहीं कुछ था नहीं। अब ये लोग जो चाहे सो करें, जो कहेंगे भाई सुने भाई, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है, ऐतिहासिक दावे के साथ बोल रहा हूँ। वहाँ देखेंगे कीर्तिवासेश्वर कूप है, कुआं भी है। इसी कुएं से यहाँ इनका जो है जलाभिषेक वगैरह ये सब होता था। मंदिर इसके जस्ट आगे, थोड़ा आगे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे है, वहाँ पे है। ये मिसगाइड करते हैं। दीज आर मिसगाइडेड फैक्ट्स। ये मिसगाइडेड फैक्ट है और ऑन रिकॉर्ड 1882 का जो बंदोबस्त है बनारस का, उस वक्त 1882 का जो लॉर्ड डंकिन ने बंदोबस्त किया है उसमें हम रिकॉर्ड में हैं। वी आर इन रिकॉर्ड, मतलब हम 1882 का आज तक रिकॉर्ड में हैं। और जब 32 में हमारे वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तो वक्फ कराई गई है मस्जिद, वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। मुस्लिम पक्ष मस्जिद की हिमायत में दस्तावेजी सबूत होने के दावे कर रहा है तो मंदिर पक्ष इतिहास की किताबों का हवाला दे रहा है। जब औरंगजेब काशी में आया तो सबसे पहले उसने कीर्तिवासेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ा। इस बात का उल्लेख वाराणसी वैभव में पंडित कुबेरनाथ शुक्ल ने अपनी किताब में किया है और यहाँ के कमिश्नर रहे नितिन रमेश गोकर्ण जी ने भी अपने जो उन्होंने पुस्तक लिखी है काशी सर्व प्रकाशिका, उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया है कि जब औरंगजेब काशी में आया तो सबसे पहले उसने कीर्तिवासेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ा। ये उस समय इतना विशाल मंदिर था, इसमें शिक्षा केंद्र थे, विद्यार्थी पढ़ते थे, वेद मतलब पाठशालाएं थी, संस्कृत का अध्ययन करते थे, वेद पाठी रहते थे और बहुत संपन्न यह मंदिर था। ये देख रहे हैं जो टावर देख रहे हैं ये सब उसी में है। हर तीरथ पोखरा भी इसी में था, उसमें नहा करके लोग आते थे, मंदिर में दर्शन करते थे। और मंदिर टूटने के बाद भी कभी यहाँ पर पूजा बंद नहीं हुई, निरंतर होता रहा। कभी फुहारा नहीं था, कभी इसमें पानी नहीं था, ये झूठ बोलते हैं। जुबानी दावे से अलग किताबों में क्या लिखा है आपको वो भी दिखाते हैं। पंडित कुबेरनाथ शुक्ल ने अपनी किताब वाराणसी वैभव में लिखा है, काशी के प्रमुख शिवलिंगों में कीर्तिवासेश्वर का स्थान बहुत ऊंचा है। कीर्तिवासेश्वर का मंदिर
बहुत सुंदर और वैभवशाली था। इसी वजह से औरंगजेब ने कृतिवासेश्वर की जगह मस्जिद बनवाई। औरंगजेब ने काशी के 3 देवस्थान आदि विशेश्वर, कृतिवासेश्वर और बिंदु माधव की जगह मस्जिद बनवाई। कृतिवासेश्वर के पूर्व में हंस तीर्थ था, जो आज भी हरतीरथ पोखरे के नाम से मशहूर है। मंदिर में आस्था इतनी कि लोग मस्जिद परिसर के फव्वारे के पत्थर को पूजते हैं। मंदिर टूटने के 200 साल तक कृतिवासेश्वर की दोबारा स्थापना नहीं हुई। बाद में राजा पट्नीमल ने पुराने मंदिर के दक्षिण में एक छोटे मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन लोगों की आस्था मस्जिद के फव्वारे वाले पत्थर में ही बनी रही। मंदिर का पुराना गर्भगृह है। अच्छा, यह इसी जगह भगवान विराजमान थे। मंदिर तोड़ा गया और ये सब उसी तरह से है। ये सब जो देख रहे हैं मंदिर का मलबा है, एकदम पूरा मंदिर का मलबा है। हटाएंगे तो सब मंदिर के अवशेष मिलेंगे इसमें, समझ गए। और मंदिर में पूजा कभी बंद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, कभी निरंतर होता रहा। मतलब आपके मुताबिक ये पूरा मंदिर का गर्भगृह है, पुराना गर्भगृह है, और इसके आसपास जो ये पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं ये उसी का मलबा है। और मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। क्या है, कहीं कुछ नहीं। मस्जिद के एक हिस्से को तोड़कर आपके मुताबिक इसको तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। और जो हम ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें जी जी आप आते हैं। हाँ, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर सर्प भी है, कमल भी है, शास्त्रिक भी है, उसके साथ साथ कहीं कहीं बीच में त्रिशूल भी है, सब कुछ है। तो बस उसी में केवल ताखा बना दिए, बाकी सब कुछ इसी तरह से। दोनों पक्षों के दावे अपने अपने हैं। एक इसे मंदिर बता रहा, दूसरा मस्जिद। ऐसे में हमने यहाँ दोनों पक्षों से एक साथ बात की तो बहस बहुत दिलचस्प हुई। आप लोग का दावा क्या है कि शिवलिंग वहाँ पर है या जहाँ पर आपने यह पूरा मंदिर है जी? अच्छा, ये पूरा परिसर, यह पूरा परिसर मंदिर का है। और जो पुराणों में उल्लेख है जी, कृतिवासेश्वर कुंड, वो कुआं भी मौजूद है जी। यह ढांचा भी देख लीजिए कि इस पर हाथी होती हर पीला भी जैसे और हिंदू मंदिरों में होता है, उसी तरह से देखिए किसी मस्जिद में नहीं पाइएगा यह ढांचा की हर पिलर पे देखिए हाथी है। ये तो कह रहे हैं कि ये तो ढांचा कुछ वैसा ही है जैसा कि ज्ञानवापी में है। आपको नहीं पता, आपको इनको जानकारी कम है। एक्चुअली क्या है कि जिस पीरियड में जो चीज बनती है उस पीरियड के जिस टाइप के ईंटें मिलते हैं, जिस टाइप के पत्थर मिलते हैं, वो लगाए जाते हैं। ये उस एरा में बना था। जो इस एरा में बनता है उसमें स्लैब लगता है, उसमें बीम लगती है। उस जमाने में क्या दूसरे मस्जिदों में भी इसी तरह त्रिशूल लगता है? इनके मस्जिदों में उनके कथनानुसार मस्जिदों में त्रिशूल लगता था, ओम लगता है, संस्कृत में श्लोक लिखी जाती है। कि जो ईंटे के या जो इसके हिलाले के जो मैन्युफैक्चरर होते थे, जैसे आज लिखते हैं ओम किसी ईंटे पर लिखा रहता है, तो आज से 20 साल बाद अगर ओम लगा ईंटा मिल जाएगा तो मंदिर हो जाएगा। लेकिन इनका दावा है कि त्रिशूल भी है, हाथी भी है, कमल है, स्वास्तिक है। उस जमाने के जो लोग, चूंकि आबादी मोस्टली तो हिंदू ही थे न देश में, तो कन्वर्टेड है ना मुसलमान, ये पहले हिंदू थे। कृतिवासेश्वर मंदिर को लेकर पौराणिक धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, आपको वो भी बताते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, महिषासुर वध के बाद उसके बेटे गजासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग लिया, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा होने का वचन दिया तो गजासुर ने अत्याचारों की हदें पार कर दी। एक दिन गजासुर काशी पहुंचा, वहां के लोगों को सताने लगा। ऐसे में सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और गजासुर को मारने का अनुरोध किया। तो भगवान शिव ने गजासुर का त्रिशूल से वध किया। काशी में जिस जगह पर गजासुर का वध हुआ, वहीं पर कृतिवासेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई।